आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम वर्चेस पाठक ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए लगातार बजट बढ़ाने का काम किया है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की आधारशिला आगामी बजट है। लगातार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है। किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को, हर सेक्टर को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बजट में आपको परिलक्षित दिखेगा विकसित भारत का संकल्प पूरे करने की आधारशिला आगे बढ़ाने का काम मैं कह सकता हूं ये आगामी बजट है। मैं बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले ही अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इंतजार करिए, देश प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी के लिए भी बहुत कुछ सौगात रहने वाली है। मैं यही इसीलिए बधाई दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि दोषियों को सजा देने के लिए और न्याय के लिए जो कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। बजट पर उन्होंने कहा कि उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। आज की जो जरूरतें हैं जनादेश के अनुरूप बजट देखने को मिलेगा। दोषियों को सजा देने के लिए और न्याय के लिए जो भी कदम उठाने होंगे कदम उठाए जाएंगे। सर, बजट सत्र है सर, बिहार के जनता ने इतना जनादेश दिया है, बिहार की जनता को लगता है कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है अभी पिछले 2-2.5 महीने में भी आपने देखा है जनादेश के ऊपर खरा उतरने के लिए कदम उठाए गए हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। बजट बिल्कुल आज का जो रिक्वायरमेंट है जनादेश के अनुरूप बजट देखने को मिलेगा। अजीत पवार की पत्नी आज शाम डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही है। जो घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, उसके बाद जो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो जगह खाली पड़ गई है उसकी भरपाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात है उसको लेकर के वो कदम उठाए जा रहे होंगे। पीड़िता की मांग बीजेपी से मिलने के लिए पहुंची थी और उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि बिहार पुलिस उनको न्याय दिलवाएगी, कुछ भी न्याय के पास नहीं जाना चाहती। जो भी इसमें दोषियों को सजा दिलाने के लिए, न्याय के लिए जो कुछ भी कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पहले ही सीबीआई जांच की बात करी थी, तो क्या उनको पहले से पता था कि ये जांच सीबीआई करेगी? नहीं, देखिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से कोई घटना घटती है तो अपने हिसाब से उसमें बातें बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किनको पहले से पता हो। आज के समय में जो रिक्वायरमेंट देख करके जो जरूरत लग रही है तो जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि चुनाव आ रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार अपनी योजना के हिसाब से अधिकारियों का ट्रांसफर कर रही है। ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस बात की चीज़ों का चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है। हम नहीं चाहते कि अधिकारी बीजेपी के पक्ष में काम करें, हम चाहते हैं कि अधिकारी निष्पक्ष रहें और पश्चिम बंगाल की जनता के हित में काम करें। Election is coming, so that's why West Bengal government is transferring their officer according to their planning, because if the officers not been transferred for several years, so when the election commission will take over the administration, they will try to transfer them or exchange them from one position to another position. So that's why these are all the ploys Mamata Banerjee is using to win the election, but it won't work. I will ask the officers, they should work according to the Constitution of India. They should be neutral. That we don't want to work them in favor of BJP. We want them to work in favor of the people of West Bengal, and they should be neutral in nature. तो आईपीएस ऑफिसर लेटर लिखे हैं इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल रोल को कि वो लोग पर्सनल रीजन से और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ये काम। क्या बोलेंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है, मैं इस पर कुछ बोलूँगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मामले में एसआईटी का गठन करके गहन जांच की जा रही है। हम पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। पीड़िता के माता पिता की मांग पर मामले में सीबीआई जांच का आग्रह किया है। अपराधी को सजा मिले, बिहार सरकार इस बात की चिंता कर रही है। ये बिहार सरकार शुरू से ही कानून के राज में, आपने देखा कि जब घटना घटी तो एसआईटी का गठन किया गया, साथ में सीआईडी को भी जोड़ा गया और विस्तृत जांच
बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ लोग प्रीता के परिवार को और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विभिन्न तरह के भ्रामक बातों को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार सरकार चाहती है कि सही अपराधी तक और अपराधी को चिन्हित करके उसको सजा दिलाया जाए, और हम पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रीता के माता पिता के मांग पर, जैसा कि गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है, कि इसको सीबीआई से जांच कराई जाए और सही अपराधी को सजा मिले। बिहार सरकार इस बात के लिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अभी तक एनसीपी एससीपी महाविकास अघाड़ी में हैं। अगर एनसीपी के साथ उनका विलय होता है तो देखना होगा कि किधर जाएंगे। अगर डिप्टी सीएम पद की स्वीकृति है तो अंदर ही अंदर कोई बात है। शरद पवार वाली एनसीपी भी एनडीए में जाएगी, यह दिखता है। हमारी क्या राय हो सकती है? वो जो चाहेंगे वही करेंगे। वो तो हमारी तो राय हो नहीं सकती कुछ। तो अभी तक एनसीपी जो शरद पवार जी की है, सुप्रिया सुले जी की है, सेकुलर गठबंधन में है। अब मर्ज होगा तो किधर जाएंगे, ये जरूर एक यक्ष प्रश्न है। या तो शपथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ग्रहण का स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकृति है तो अंदरूनी कोई न कोई बात है कि जो शरद पवार जी वाली एनसीपी है वो भी जाएगी एनडीए में। तो ये जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि अनेक पक्षों से मांग उठ रही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निष्पक्ष सीबीआई जांच का आग्रह किया है। बिहार में अगर घटनाएं घटती हैं तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जबरदस्त होती है। किसी को अगर कोई संशय है तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया गया है। अनेक पक्षों की ओर से ये मांग उठ रही थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के संबंध में आग्रह किया है। देखिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। बिहार में घटनाएं अगर घटती हैं तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर किसी को कोई संशय है तो उनकी भावनाओं का सम्मान किया गया है, और यह स्पष्ट है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कठोरतम सजा, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना उन तमाम दुष्कर्मियों, हत्यारों के लिए सुनिश्चित करने का जो दायित्व है उसे पूरा किया जाएगा। कल बजट पेश होना क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, संसाधनों के असमान वितरण से उपजा हुआ असंतुलन का जो सबसे बड़ा शिकार है वो बिहार रहा है। 6 दशकों की कांग्रेस की हुकूमत में बिहार को एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर जिस तरीके से उसके हक और अधिकार से वंचित किया गया, उसके ठीक उलट 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जब भी कोई अपेक्षा बिहार ने की उसे पूरा करने का काम किया, और लगभग समान अवधि में जो यूपीए की सरकार ने बिहार के लिए किया था उसे 3.5 गुना से ज्यादा की आर्थिक सहायता बिहार को मिली है। अब पिछले 2 बजट बिहार केंद्रित रहे हैं। इस बजट में भी हम लोगों की केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान हमारे पक्ष में हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले के किसानों के बीच खेतों में जाकर संवाद करूंगा। किसान मेले में हिस्सा लूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री से भी मुलाकात करके कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राणों से प्यारा है। और आज विशेषकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके, वहां बड़ी प्रगतिशील खेती होती है। प्रगतिशील किसान संघ कई दिनों से मुझे आग्रह कर रहा था कि मैं आके उसको देखूं, तो उनके प्रयोगों को मैं देखूंगा, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा, और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत यहाँ के कुछ नौजवान दिल्ली गए थे, तो उनको भी मैंने निमंत्रित किया है, क्योंकि युवाओं के मन में कई तरह के आइडियाज होते हैं।
उनसे भी चर्चा करूंगा और बाद में लौटकर मैं छत्तीसगढ़ के सेक्रेटेरिएट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे और भारत सरकार की योजनाओं को और कैसे बेहतर ढंग से हम छत्तीसगढ़ में लागू कर छत्तीसगढ़ की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि का एक रोड मैप राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। अभी भी यहाँ खेती में जो प्रगति हो रही है, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्भुत काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। 18 लाख आवास जो भूपेश बघेल जी की सरकार खा गई थी यहाँ की जनता की, वो 18 लाख आवास एक साथ छत्तीसगढ़ को पिछले 2 वर्षों में दिए हैं। उनमें तेजी से उनके निर्माण का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सड़कें हो या छत्तीसगढ़ में ठीक से विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू करके गांव को पूर्ण विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, स्वावलंबी गांव बनाना हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पूरा दिन समर्पित है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ ग्रामीण विकास के लिए। केंद्रीय बजट पेश होने वाला है सर, किस तरह से रहने वाला है बजट? किसानों के लिए, जो आम जनता उनके लिए किस तरह से रहने वाला है सर ये बजट? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। ये बजट उसको और गति देगा। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा बाकी फसलों पर भी एमएसपी का क्या रोड मैप है? आज मैं विस्तार से बात करूंगा आपसे राज्य सरकार से चर्चा के साथ मंत्रालय में, तब हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस लगातार सर एक छोटा सा कांग्रेस ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग कर रही है। देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल विरोध करना है। अब विकसित भारत जी राम जी ये गरीब और मजदूरों के लिए वरदान है, किसानों के लिए भी वरदान है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन हमने रोजगार कर दिया, लेकिन कांग्रेस को लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कर दिया कि अब मनरेगा की तरह यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, जैसा भूपेश बघेल सरकार में होता था। एक ही सड़क बार बार बना दी, ओवर एस्टिमेट बना के पैसा निकाल लिया। ये नहीं होगा। एक एक पाई, एक एक पैसा गांव के विकास में लगेगा, तो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके लिए विकसित गांव जी राम जी योजना के अंतर्गत बनेंगे और गांव का प्लान बनाएगी ग्राम पंचायत। तो पैसे का हम ढंग से उपयोग करेंगे कि कौन कौन सी चीजें बनाना है। कांग्रेस का काम सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना है और आपस में लड़ना है। पहले काका बाबा लड़ते थे, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता पिस रहा है बेचारा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण के बाद 4 पूर्व नक्सली जोड़ों ने शादी की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 4 जोड़ों की शादी हुई। वो पहले से एक दूसरे से परिचित थे। आत्मसमर्पण के बाद आज वो बंधन में बंध गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। और भी ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है और सरकार उनकी भी शादी कराएगी। नारायणपुर की पावन भूमि में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का शुभारंभ किए और 351 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ। और इसी समारोह में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी आयोजन था, जिसमें 4 जोड़ी समर्पित लोगों का भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी संपन्न हुआ। वो पहले से ही आपस में एक दूसरे से परिचित थे और अब आत्मसमर्पण हुआ तो आज परिणय बंधन में वो बंध गए। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि और भी ऐसे समर्पित लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है।
सरकार उनका भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी कराएगी। और आज ऐसे जोड़ों को 35-35 हजार रुपये का चेक भी प्रदान किए हैं। और भी आने वाले समय में जिनकी भी शादी होगी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, उनको भी 35 हजार रुपये का चेक शासन प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था। प्रधान जो है वो योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था। कोरोना काल में अगर देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए वो मनरेगा थी। बीजेपी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। उसका नाम तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बहुत ऊपर हो गया। मनरेगा के तहत जो रोजगार के अवसर पंचायतों द्वारा पैदा किए जाते थे, उन अवसरों को समाप्त कर दिया गया है। पहले पंचायत प्रधान योजना बनाता था, कच्ची सड़कें बनाने के लिए मनरेगा का सदुपयोग करता था, गांव में रहने वाले युवा रोजगार के लिए रोजगार के साधन पैदा करता था, महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करते थे। कोरोना काल में अगर इस देश में किसी योजना ने रोजगार के अवसर पैदा किए वो मनरेगा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब ये है कि उसका नामकरण तो बदला ही है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब पंचायत प्रधानों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी, पंचायत सेक्रेटरियों के हाथ में वो शक्तियां नहीं रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये योजना इसलिए बनाई थी ताकि जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको घर दरवाजे पर रोजगार मिले। और इसमें सारा धन का प्रावधान जो था वो भारत सरकार द्वारा किया जाता था। जिस समय ये बिल पास हुआ तो विश्व का एक ऐसा बिल था जहाँ घर दरवाजे के पास 2 किलोमीटर के दायरे में रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। अगर अवसर पैदा नहीं होंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना पिछले 20 साल से चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो गांव में रहने वाले युवा साथी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो महिलाएं मनरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी, जो युवा, जो बुजुर्ग गांव में रहकर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। हिमाचल प्रदेश संगठन की तरफ से आज 2 घंटे का धरना दिया गया था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रजनी पाटिल जी भी उपस्थित थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कई बार इनके नेता आके कहते हैं कि हमने 90 टन हिमाचल को मिलेगा। जो मनरेगा थी, जो पिछली मनरेगा थी, उसमें 100% हमको भारत सरकार से मिल रहा था। अब जो इनकी जो नई योजना है जिसका नाम इन्होंने जी राम जी दिया है, उसमें ये इन्होंने 90 टन का 90 टन का 90 टन का एक उन्होंने कंडीशंस लगा दी है, जिसमें 90% जो दिहाड़ी है वो देंगे, 10% हमारे उससे देंगे, क्योंकि 100% हमारी सरकार उसको देती थी। तो इस कंडीशंस को भी लगाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ कुठाराघात किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनरेगा में अब जो गांव के कच्चे रास्ते बनते थे, तालाब बनते थे, छोटी छोटी योजनाएं बनती थी, उसको सबको भी इस योजना के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे का आज के दिन मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।